Hello students, my name is इमरान। वेलकम टू प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को सीखने की इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 1 है, जो स्पेशली 12th क्लास के लिए है। और आगे भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, यानी क्रम अनुसार मिलेंगी। वीडियो नंबर 1, 2, 3 इस तरह से आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की हर वीडियो को देखना है, ताकि आप समष्टि अर्थशास्त्र को यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को सही तरीके से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में समझाएंगे। तो इसमें 2 टॉपिक हमारे। नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, नंबर 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। अब हमारा जो पहला प्रश्न बनता है वो ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी यहाँ पर हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ जानेंगे। समष्टि को अंग्रेज़ी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है। मैक्रोस का अर्थ होता है बड़ा, तो इस तरीके से समष्टि का अर्थ हुआ बड़ा। तो इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में हम जितनी भी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे, वो सभी बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, या एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर सभी आर्थिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। अभी आर्थिक समूह का मतलब ये हो गया कि एक का नहीं, व्यक्तिगत का नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के बारे में अध्ययन ना कर राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ हो गया कि एक व्यक्तिगत आय का अध्ययन करना, और राष्ट्रीय आय का अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन करना। तो इस तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, बेरोजगारी, इन सभी टॉपिक्स पर समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सिखाए जाएंगे। रोज़गार, बेरोज़गारी, ये सभी टॉपिक एक समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे हैं। यह समष्टि अर्थशास्त्र में इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ कि बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना, या छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का सामूहिक रूप से अध्ययन करना। तो इस तरह से यदि हम संक्षिप्त में बात करें कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का सामूहिक रूप से अध्ययन करता है। तो इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, जिसमें संपूर्ण आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। यानी शॉर्ट में 2 वर्ड आप याद रखें, आपको समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन या अर्थ समझ में आ जाएगा। एक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, किसका अध्ययन किया जाता है? सभी आर्थिक समस्याओं का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी 2 वर्ड याद रखने आपको। एक, पहला संपूर्ण अर्थव्यवस्था, दूसरा सभी आर्थिक समस्याएं। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को स्पष्ट करेंगे। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करने से पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ जानना होगा। तो चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है इसको जानते हैं, और उसके बाद दोनों में यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को स्पष्ट करते हैं। व्यष्टि को अंग्रेज़ी में
माइक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल अर्थात छोटा। तो इस तरीके से व्यष्टि का अर्थ हुआ छोटा। तो इस तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी सिंगल यानी एक, जैसे व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, इस प्रति व्यक्ति आय, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी समष्टि में संपूर्ण और व्यष्टि में व्यक्तिगत की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब हम दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं बिंदुओं के माध्यम से। सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिंदुओं के माध्यम से अंतर स्पष्ट करेंगे, फिर समष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पॉइंट नंबर 1, यह अर्थशास्त्र की छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी आर्थिक इकाइयों या छोटे आर्थिक मुद्दों या छोटे आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और ये उसी से संबंधित होती हैं। पॉइंट नंबर 2, ये मूल रूप से बाज़ार में कीमत के निर्धारण से संबंधित है। कीमत में जो निर्धारण किया जाता है वो मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है, जो 11वीं क्लास की व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्टडी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ये सभी वीडियोस 11वीं और 12वीं क्लास की मिलती रहें। पॉइंट नंबर 3, इसके मुख्य घटक यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन सिद्धांतों पर अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पर अध्ययन किया जाता है, उत्पादक व्यवहार के सिद्धांत पर अध्ययन किया जाता है और कीमत सिद्धांत पर। इन तीनों घटकों पर अध्ययन किया जाता है, जो कि आपकी 11वीं क्लास की व्यष्टि अर्थशास्त्र में इन सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, जिसको आप हमारे चैनल पर भी सीख सकते हैं, जो आने वाली वीडियोस में यानी 11वीं क्लास की आपको वीडियो में मिल जाएंगी। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बिंदुओं को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। इसका अर्थ ये हुआ कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है, इसीलिए ये सभी आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, ये सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि व्यष्टि स्तर में कीमत के आधार पर निर्धारण होता है, वहाँ बाज़ार कीमत का निर्धारण होता है, यहाँ सामान्य कीमत के स्तर का निर्धारण होता है। पॉइंट नंबर 3, इसके मुख्य घटक यानी समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन घटकों पर अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में संतुलन और असंतुलन के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जिसके लिए समग्र मांग और समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, इन दोनों का संतुलन जहाँ पर हो जाता है वहीं पर रोज़गार, कीमत, जीडीपी, इनका निर्धारण होता है। ये जो पॉइंट्स आपको अभी समझाए गए हैं, ये आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में स्टेप बाय स्टेप समझाए गए हैं। इसीलिए आपको चाहते हैं कि अगर आप ये हम वीडियो को देखते रहें और आपको ये सभी वीडियोस मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।